दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर नागर है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस कोच हूँ और आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत साइलेंट डिजीज बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मतलब पोरस, छिद्र वाली या ब्रिटल, फ्रेजाइल या वीक। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी का कमजोर हो जाना। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर 61 मिलियन पॉपुलेशन ओस्टियोपोरोटिक है, जिसमें से 80% वुमन है, महिलाएं हैं। तो ये बहुत विचार करने वाला विषय है। देन हम बात कर रहे हैं ओस्टियोपोरोसिस होता कैसे है। तो कैल्शियम मुख्य इंग्रेडिएंट्स है। कैल्शियम की कमी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। 99% कैल्शियम हड्डियों में और दांतों में होता है। 1% कैल्शियम ब्लड और अदर टिश्यूज और मसल्स में होता है। अब कैल्शियम की कमी जब होती है हमारे खाने में, धीरे धीरे हमारी डाइट में जब कम होता जाता है कैल्शियम, या फिर हम जितना चाहिए उतना नहीं ले पाते हैं, बात करेंगे कितना चाहिए, तो डेफिशिएंसी धीरे धीरे ओस्टियोपिनिया की कंडीशन में आ जाती है, जब हमें जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। मतलब बोन मास डेंसिटी, जो स्ट्रेंथ है हड्डी की, वो कम हो जाती है। जब ये कंडीशन आगे बरकरार रहती है तो ये ओस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमारी जो ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स है, यूँ समझिए कि जो सेल्स का निर्माण है जो हड्डियों में होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है या कम हो जाता है। वैसे भी एक एज के बाद ऐसा होता ही है। जो चीज़ें इसमें होती है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फैक्टर्स की बात कर रहा था। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे मुख्य कारण है। कैल्शियम की कमी मैंने आपको बताया है। उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें होती है, या यूँ समझ लीजिए कि इस तरह की बीमारियाँ डेवलप होती है। उसमें हमारी जो फूड चॉइसेस है, आज के युवाओं की स्पेशली, बाकी लगभग सभी लोगों की ऐसी ही हो गई है। हम क्या टेस्टी और डिलीशियस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि हमें हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। आज के खाने की हम बात करें तो आज के खाने में आप ये देखिए कि नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। बेकरी के आइटम ले लो या कहीं बाज़ार में ओपन में जो चीज़ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा जो बिक रही है और खाने में आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट या नमकीन इस तरह के टेस्ट हो गए हैं। देन हम लोग शुगरी आइटम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो भी हम लोग मार्केट में देखेंगे, जो बेकरी या कहीं और जगह भी अवेलेबल है, उसमें चीनी या स्वीटनर या इस तरह का कोई न कोई केमिकल हम लोग उसमें ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीनी या शुगर हम लोग ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देन सोडा का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप देख ही रहे हैं, है ना? कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग लेते हैं। कैफ़ीनेटेड बेवरेजेज़ भी बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं। देन स्मोकिंग है, पॉल्यूशन है, अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी चलन में है आजकल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ जैसे स्टेरॉइड्स अगर किसी को चल रहा है, या किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कुछ और दवाइयाँ चल रही है, लाइक जैसे एंटी कैंसर दवाइयाँ चल रही है, तो ये सब फैक्टर्स और मेडिसिन्स और ये जो मैंने चीज़ बताई आपको खाने की, ये सारी चीज़ें ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन को बढ़ाती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि किस एज में ये होता है। आजकल तो वैसे ये डेफ़िशिएंसी की वज़ह से छोटे बच्चों में या जो टीनेजर्स है, उनकी भी ग्रोथ रिटार्ड या कई बार प्रॉपर नहीं होती है, हड्डियाँ बहुत वीक रह जाती है। लेकिन ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन जो है वो एक एज के बाद आती है। जैसे लेट 40s, 50s, 60 प्लस में इस तरह से ये ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन बनती है। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक लेट 40s और 50s में एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है उनको मेनोपॉज़ के बाद। आप यूँ समझिए कि जैसे उनकी माहवारी बंद होती है, तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ से बहुत तेज़ी से ओस्टियोपोरोटिक कंडीशंस उनको बनती है। मेल के अंदर भी ऐसा होता है, 60 प्लस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। वो एक ऐज के हिसाब से होता ही है, तो उनमें भी फिर ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन बनती है। अब ये जो होता है, इसमें आप ये समझिए कि जो ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, यानी बोन्स जो हमें ढाँचा प्रदान कर रही है, जो हम इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है, हमें स्ट्रेंथ देके सारा मूवमेंट में हेल्प कर रही है, वो कितनी मजबूत हमें रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हड्डियों के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट 2 तरह की सेल्स है। जैसे ओस्टियोब्लास्ट कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ओस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्शन का काम करती है। ये दोनों सेल्स और ये जो मेटाबॉलिज्म है, अगर ये प्रॉपर चल रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो गई, जैसे ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो गई, कंस्ट्रक्शन कम हो गया हमारे खाने या किसी फैक्टर्स की वजह से, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो डेफिनिटली ओस्टियोपोरोटिक की कंडीशन बनती है। या ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई किसी भी वजह से, तो भी ये कंडीशन हमारी बनती है। तो मुख्य बात ये है कि ओस्टियोब्लास्ट जो हमारी सेल्स है, उनका काम बराबर होना चाहिए, उनको पोषण और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि कैल्शियम ऐज के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, तो उनको 600 से 800 mg कैल्शियम दिन में सफिशिएंट है। एक्टिव लोग हैं,
तो उनको 800 से 1000 mg कैल्शियम सफिशिएंट है। देन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग है, दूध पिलाने वाली महिला है, तो उसको 1000 से लेके 1200-1300 mg कैल्शियम डेली बेसिस पे चाहिए अपनी डाइट के अंदर, या जैसे भी वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेना चाहे। ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, हड्डी की वीकनेस का पता कैसे चलता है। बीएमडी एक टेस्ट होता है, एक डेक्सा टेस्ट होता है। एक्चुअली उसमें जब टी स्कोर आता है तो हमें ये पता चलता है बीएमडी टेस्ट के बाद, +1 से -1 अगर टी स्कोर है तो आपकी हड्डी नॉर्मल है, आपकी बोन नॉर्मल है। देन -1 से -2.5 अगर टी स्कोर आता है तो आपको ओस्टियोपिनिया की कंडीशन है, मतलब अभी आपको ध्यान देना चाहिए, देयर इज सम डेफिशिएंसी। ठीक है। देन अगर -2.5 से लेके और ज़्यादा माइनस में अगर टी स्कोर आता है तो आप समझिए कि आपकी कंडीशन ओस्टियोपोरोटिक है, आपको ओस्टियोपोरोसिस हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में हम करें क्या, या हम किस तरह का खाना खाएं, या हमारे खाने में या हमारे डाइट में क्या चीज़ हम लोग ऐड करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने आप को ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़, कोई सी भी मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है, उनमें बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है, तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ओबेसिटी के केस है, आपका कोई ओबेसिटी का केस है या कोई क्रोनिक डिजीज है, या आपको डॉक्टर्स ने मना किया है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, तो आप ना लें। उसके अलावा दूध से अल्टरनेट भी है। ठीक है। तो दूध और दूध से बने हुए चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट सबसे बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का, जो नेचुरल है। ठीक है। देन है पोल्ट्री, उसमें अगर आप एग्स लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या डार्क लीफी वेजिटेबल्स है, उनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। कुछ जैसे फ्रूट्स हैं, स्पेशली जैसे खट्टे फ्रूट्स है, ऑरेंजेज है, ब्लैकबेरी है, क्रैनबेरी है, इस तरह की बेरीज के अंदर भी अच्छा कैल्शियम होता है। कुछ बीन्स है, सोयाबीन, राजमा, इनमें अच्छा कैल्शियम है। सीरियल से, रागी वगैरह में भी काफ़ी अच्छा कैल्शियम होता है। ठीक है। कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स है, जैसे आलमंड है, उसमें भी अच्छा कैल्शियम है। तो ये हम लोग हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं और हमारे कैल्शियम इंटेक को हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं। अब हम बात करें हड्डी की जो स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ कैल्शियम पे ही डिपेंड नहीं करती है। हाँ, हमें पता है कि 99% कैल्शियम हड्डियों में ही होता है, लेकिन कैल्शियम के अलावा हमें विटामिन डी चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया, आफ्टर 30-35 कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसमें विटामिन डी की स्पेशल जरूरत होती है। वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है विटामिन डी। उसमें मैग्नीशियम का भी रोल है। हमें प्रोटीन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, सिलिकॉन भी चाहिए, विटामिन सी, विटामिन के, B6, B9, B12, इन सब की जरूरत होती है, जिससे हमारी हड्डी की स्ट्रेंथ मजबूत होती है और बीएमडी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम के अलावा जो मैंने दूसरे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स बताए, वो हमें हमारे खाने में ही चाहिए होते हैं और खाने में मिलते हैं। लेकिन उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो हमें समझना है कि प्रोटीन हमें कितना चाहिए। जैसे 1 ग्राम या 0.9 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, एज पर डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन और आईसीएमआर। तो आप ये समझिए कि हमें ओवरऑल हमारी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। विटामिन डी, जैसे मैंने बताया, सनशाइन विटामिन कहते हैं, वो सन एक्सपोजर से मिलता है। जब हम लोग सूर्य की किरणों में या धूप में हम लोग जब बैठते हैं, तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या 25 मिनट हम लोग बैठेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हम या तो पीठ हमारी खुली हो, जिस पे डायरेक्ट सनरेज आ रही हो, या पेट वाला हिस्सा हो, तो वहाँ पे विटामिन डी अच्छा बनता है। और हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या समझ लीजिए फैट होता है, वहाँ पे विटामिन डी प्रोडक्शन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सन में एक्सपोज होना चाहिए। डेली बेसिस पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो भी धूप में, या यूँ समझिए कि मॉर्निंग में कीजिए। जनरली जो नाइट में करते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं। तो मॉर्निंग में करने का पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है उस टाइम पे, और सनलाइट में आप करते हैं तो आपका विटामिन डी भी बराबर आपको मिलता रहता है। ठीक है। देन कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको विटामिन डी फिश से मिल जाता है। अगर वो अच्छी, जैसे फिश है, साल्मन है, मैकेरल है, सार्डिन्स है, इनमें काफ़ी अच्छा विटामिन डी होता है। रेड मीट में भी होता है और एग योक में भी होता है। तो इस तरह से विटामिन डी की भी आप डेफिशिएंसी फुलफिल कर सकते हैं या आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अहम भूमिका है ओस्टियोपोरोसिस में, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने बताया अदर न्यूट्रिएंट्स भी हमें चाहिए। तो इस तरह से आप ये आपका न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना ना तो जॉइंट्स में
ना मसल्स में, ना बॉडी में, ना बोन्स में स्ट्रेंथ मिलने वाली है। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को आप हेल्दी रखिए। थैंक यू।